नमस्कार साथियों, 70 साल कांग्रेस का और 9 साल बीजेपी का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोनों को काम को धैर्यपूर्वक देखेंगे और बारीकी से देखेंगे कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया और 9 साल में बीजेपी ने देश को क्या दिया। 70 साल में कांग्रेस ने देश को कितना लूटा और 9 साल में बीजेपी ने कितना देश को लूटा। 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या योजनाएं लाई और 9 साल में बीजेपी ने देश के लिए क्या क्या योजना लाई, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक कॉमन सवाल उभरता है कि देश पहले ज़्यादा गरीब था या अभी ज़्यादा गरीब है, देश पहले ज़्यादा अमीर था या अभी ज़्यादा अमीर है। एक बात और आता होगा कि मेरी इनकम ज़्यादा हो गई है तो क्या महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। एक सवाल मन में ये भी आता होगा और एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या देश पहले ज़्यादा अमीर था, ये लोग ज़्यादा अमीर थे या आज ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो सारे सवालों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरी है देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद की परिस्थिति। 1947 में करीब 70% भारतीय बहुत गरीब थे। उन्हें खाने को दाने नसीब नहीं हुआ करता था। कई कई दिन तक उन्हें भूखे रहना पड़ता था, भूखे नंगे भटकना पड़ता था। भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो चुका था। अगर उस समय शिक्षा की बात करें तो मात्र भारत में 12% लोग ही पढ़े लिखे थे। भारत में मात्र 5000 स्कूल थे, 6000 कॉलेज थे और 25 विश्वविद्यालय था। अगर रेल लाइन की बात करें तो 65,165 किलोमीटर रेल लाइन बिछी हुई थी और उस पर उम्मीद करना कि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक कर ले तो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सोच सकते थे। दूसरे प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थे। वैसे कहने के लिए तो बीजेपी बहुत सारे आंकड़े देते होंगे, कांग्रेस भी बहुत सारे आंकड़े देते होंगे, लेकिन भारत की स्थिति उस समय बिल्कुल कंडीशन खराब चल रहा। अगर एयरवेज कंपनी की बात करें तो इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंगा एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, जेप्टर एयरवेज, ये सभी विमानन कंपनी थी जो विदेश से खराब जहाज को यानी टूटे फूटे जहाज को खरीद कर लाकर भारत में जहाज को उड़ाने का काम करती थी। और भारत सरकार ने इसे पैसे दिए ताकि विमान को खरीद सके, कम से कम पुरानी विमान ही खरीद सके और देश में विमान सुविधाओं को ठीक किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सारी कंपनियों को कुछ कुछ राहत देना शुरू कर दिया। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 265 रुपये था। अगर महंगाई की बात करें तो चावल 25 पैसे 1 किलो मिलता था, पेट्रोल 41 पैसा में 1 लीटर मिलता था, केरोसिन तेल 23 पैसा में 1 लीटर मिलता था, सीमेंट 55 केजी का 3 पैसे लगते थे, 1 तोला सोना 103 रुपये में मिलता था। भारत इतने गरीब होने के बाद अंग्रेजों ने भारत में सिनेमा घरों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दिया था। 1384 सिनेमा घर थे भारत में उस समय, जब भारत इतने गरीब थे, यानी लूटने की पूरी तैयारी कर ली थी। बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं थी कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय डॉलर और रुपए एक जैसा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1 डॉलर 3 रुपया 13 पैसा था। अगर 1 पाउंड की बात करें तो 13 रुपया 33 पैसा था। बहुत सारे लोगों को आज भी अवधारणा है कि उस समय डॉलर और रुपए बराबर था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के बाद, समझने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग गलत जानकारी रखे हुए। 1947 में जब देश इतने मामलों से जूझ रहा था, उसके बाद देश का बंटवारा था। देश के बंटवारे में अंग्रेजों ने तय किया कि भारत को, अगर पाकिस्तान को अलग देश बनाते हैं तो भारत को 55 करोड़ रुपए देने होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए भी। इसीलिए आज के लोग पाकिस्तान को कहते हैं टुकड़ा पे पलने वाला देश। और सच में पाकिस्तान टुकड़ा पे पलने वाला देश है भी। वो टुकड़ा पर क्यों नहीं कहा जाए, जब आप विभाजन हुए थे तो 55 करोड़ रुपए भारत आपको गुजर बसर करने के लिए इतने सारे पैसे दिए थे। 2014 में कांग्रेस जब गद्दी छोड़ा तो भारत किस स्थिति में था, इस बात को भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब कांग्रेस भारत में 2014 में गद्दी छोड़ा उस समय 21.6% लोग, 21.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे थे। स्कूल की संख्या 5000 से बढ़कर 10,83,678 हो गया था। अगर बात करें विश्वविद्यालय की तो 25 विश्वविद्यालय की जगह 888 विश्वविद्यालय हो गया था। अगर कॉलेज की बात करें तो 800 कॉलेज के बजाय यहाँ 36,000 कॉलेज कांग्रेस ने खोल के रख दिए थे। अगर एयरवेज की बात करें तो 15 एयरवेज के बजाय यहाँ 35 एयरवेज कांग्रेस ने बनाकर गद्दी छोड़ा था। 2014 में चावल का कीमत 18 रुपये था, आटा 14 रुपये था, पेट्रोल 62 रुपये थे और किरासन तेल की कीमत
मात्र 14 रुपये प्रति लीटर था। सीमेंट 265 रुपये से 195 रुपये प्रति बोरी आया करता था। गैस सिलेंडर की बात करें तो 413 रुपये गैस सिलेंडर आया करता था। ये 2014 की बात है। लेकिन 2023 की बात करते हैं, अगर उस गद्दी को छोड़ने के बाद हम बीजेपी की बात करते हैं तो नज़ारा कुछ अलग है। तो चलिए अब देखते हैं कि बीजेपी ने कितना काम किया और 2023 में अब भारत की क्या स्थिति है। क्या भारत सच में गरीब हुआ है या अमीर? अब बात करते हैं कि 2023 के बाद भारत की स्थिति क्या है। भारत क्या गरीबी रेखा में नीचे है या ऊपर आया है? 2023 में 19% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 18 से 19 में देश भर में सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। 10,83,678 सरकारी स्कूल में से 10,32,572 स्कूल चल रहे हैं, यानी 50,000 स्कूल बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अगर उसकी बात करें तो 2023 में 10,078 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 432 विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय हैं और 464 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। भारत सरकार ने दावा किया था कि 5288 विश्वविद्यालय हो गए हैं, जो पहले से कई गुना अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलेज की बात करें तो 39,701 कॉलेज अभी मौजूद है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 643 मेडिकल कॉलेज भारत में अभी भी उपलब्ध है, लेकिन सरकारी 302 कॉलेज है और प्राइवेट की बात करें तो 341 कॉलेज प्राइवेट है। वर्तमान में 26 एयरवेज कंपनी है भारत में, जो बहुत चल रहा है। अगर वर्तमान में चावल दाल की बात करें तो चावल 40 रुपये किलो है, आटा की कीमत 30 रुपये है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 108 रुपये से लेकर 114 रुपये है। किरोसिन तेल की बात करें तो 70 रुपये से लेकर 90 रुपये तक है। अगर डीजल की बात करें तो 105 से लेकर 110 रुपये है। और सीमेंट की बात करें तो 395 रुपये से 465 रुपये बोरी तक है। गैस सिलेंडर की बात करें तो 1200 से लेकर 1225 रुपये तक गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अब बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में कुछ अंतर समझ लेते हैं। बीजेपी सरकार धर्म के अनुसार चलने वाली एक सरकार है, धर्म के एजेंडा पे चलने वाली सरकार है। लेकिन वही कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार की बात है कि समुदाय को मिलाकर चलने वाली सरकार है, इसीलिए उसे सेकुलर सरकार कहा गया है और इसे एक धर्म के समर्थक सरकार कहा गया है। वैसे संविधान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी भी यानी भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलर है और कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी है। दोनों सेकुलर के अनुसार भारत में रह रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का तरीका अलग है। कोई राम मंदिर बनवाता है तो कोई मंदिर तोड़वाता है। कोई देश को भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ते भी हैं, कनेक्ट भी करते हैं। इस बात से लगता होगा कि मैं बीजेपी का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन बात यही है, मैं विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ और ना कांग्रेस का समर्थक हूँ। अगर सही से बात की जाए तो आप अपने सीने पे हाथ रख के कहिए कि 2014 से 23 तक क्या धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया गया है? क्या देश को धर्म की पाठ ज़्यादा पढ़ाया गया और विकास की बात छुपाया गया? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो चलिए मैं ही गलत हूँ। थोड़ा आप और ध्यान रख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना एक बार और देकर देख लीजिए, पता चल ही जाएगा कि ज्ञात सच में बीजेपी के एक भी नेता ऐसा क्यों नहीं कहते कि धार्मिक उन्माद कम होनी चाहिए, भाईचारे देश में बढ़ने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कहते? मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इनके विपक्ष में एक और आ जाता है मुसलमान के समर्थक लोग, वैसे जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और वो दलित उलित को पकड़ के चलते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। किसी कम्युनिटी को छांटना वो नेता नहीं हो सकते। भारत के भूभाग के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब भारत के वासी हैं। सबको भारत का उतना ही अधिकार है जितना एक मुसलमान को है, जितना एक सिख को है, जितना एक हिंदू को है। लेकिन हमारी सरकार को ये समझ क्यों नहीं आती कि बार बार हिंदुत्व का नारा लगाना, बार बार हर एक पार्टी अपने अपनी जाति कौम को लेकर बैठा हुआ है। जैसे ओवैसी मुसलमान को लेकर बैठा है, बीजेपी हिंदू को लेकर बैठा है। तो अब जानने की बारी है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कितना विकास किया या फिर कितना विनाश किया। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश को कई गुना अधिक विकास करके दिए और दुनिया में भारत का नाम डंका बजवा दिए, तो उन्हें ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। दस्तावेजों के मुताबिक 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर 55
लाख करोड़ रुपए कर्जे की देनदारी थी। इसमें से 54.04 लाख करोड़ रुपए आंतरिक कर्जा था और 1.82 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्जा था। 2014 के बाद अब बात करते हैं 2023 का। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो जाता है, यानी 3 गुना अधिक कर्जा बढ़ गया देश पर। अगर हम भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर एक भारतीय पर 1,40,000 रुपए कर्जा होगा, यानी भारत में जब एक बच्चा जन्म लेगा उसके माथे पर 1,40,000 रुपए कर्जा लेकर वो जन्म लेगा, अगर भारत में जन्म लेता है तो। इस बात का खुलासा हालिया जारी रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश पर कुल चालू कर्ज वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 लाख करोड़ डॉलर हो गया, यानी 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। इस आधार पर 140 करोड़ आबादी वाले देश में यानी एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक है उन व्यक्ति पर 1,40,000 रुपए कर्जा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिए। वर्तमान समय भारत कर्जा लेने पर सबसे शीर्ष स्थान पर है। भारत 2021 के अंत में विश्व बैंक के प्रति इसका 39.7 बिलियन डॉलर कर्ज दर्ज किया गया। दुनिया में सबसे अधिक कर्जा लेने वाला देश इंडोनेशिया है, वो भी मात्र 19.6 बिलियन डॉलर कर्जा ही लिया। दामोदर दास नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनते ही कर्जा लेने में भारत को पहला स्थान प्राप्त करवा दिया। अगर एक नजर हम पड़ोसी पर डालते हैं तो पाकिस्तान 18 बिलियन डॉलर कर्जा लिया और बांग्लादेश 17.8 बिलियन डॉलर कर्जा लिया, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। दैनिक भास्कर लिखते हैं देश के 14 प्रधानमंत्री मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया। प्रधानमंत्री मोदी मात्र 9 साल में इसे 3 गुना कर्जा ले लिया। सारा रुपया क्या किया, सवाल अभी भी बाकी है। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखते हैं मोदी सरकार के 9 साल प्रति भारतीय पर 2.5 गुना कर्जा बढ़ा दिया है। अमर उजाला लिखते हैं कांग्रेस नेता ने कहा कि 2014 में भारत का कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया था, जो अब 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। इतने सारे रुपए प्रधानमंत्री मोदी क्या किए, जवाब चाहिए। जल्दी इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहें।